1782 में हैदर अली की मौत के बाद मैसूर का सारा उत्तरदायित्व, सारी जिम्मेदारी, शासन की सारी बागडोर किसके हाथ में आ गई? टीपू सुल्तान के हाथ में। उसने 82 से 44 तक युद्ध भी जारी रखा और मंगलौर की संधि भी की उसने अंग्रेजों से और युद्ध खत्म किया। और जानते पहले टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में किसके यहाँ हुआ था? हैदर अली। पिता का नाम था हैदर अली, माता का नाम था फातिमा। हैदर अली पिता था उसका, फातिमा उसकी माँ थी। 1750 में उसका जन्म हुआ था टीपू सुल्तान का। तो क्या टीपू सुल्तान, हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन टीपू सुल्तान बहुत योग्य और पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अरबी, फारसी, कनारे भाषाओं को वो फ्लुएंटली, धारा प्रवाह तरीके से बोल सकता था। बहुत ही योग्य था, अपने पिता से भी ज़्यादा योग्य था टीपू सुल्तान। और उसका उपनाम क्या है? मैसूर का शेर। याद रखना, मैसूर का शेर किसको कहते हैं? टीपू सुल्तान को। बहुत सारी उपलब्धियां उसकी, इसलिए इसको कहते हैं। बहुत योग्य और चतुर राजनीतिज्ञ और एक एक्सीलेंट कमांडर था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान क्या कहते हैं? मैसूर का शेर, मैसूर का टाइगर, टीपू सुल्तान। नाम भी अच्छा लगता है, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है इसमें। तो मैसूर का शेर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को कहते हैं। इसको जान लेते क्यों कहते, क्यों ऐसा क्या क्या किया इसने कि इसको मैसूर का टाइगर कहने लगे। तो इसने क्या किया, अपने जो भारत में रॉकेट साइंस का खोजकर्ता, रॉकेट टेक्नोलॉजी का जो जिसने डेवलप की टेक्नोलॉजी रॉकेट की, इसी को माना जाता है टेपू सुल्तान को कि भारत में सबसे पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी किसने विकसित की है? टीपू सुल्तान ने। और उस समय की बात जब उसने रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित की, इसका मतलब है कि वो विज्ञान तकनीक में भी उस समय निपुण था टीपू सुल्तान। और क्या किया उसने? सर्वप्रथम मैसूर में रेशम का उत्पादन शुरू किया। इस टाइम पर कर्नाटक जो मलवरी रेशम या सहतूती रेशम के लिए फेमस है, उसकी शुरुआत, उसकी खेती की शुरुआत ही किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। आज नंबर 1 पर है पूरे भारत में कर्नाटक रेशम उत्पादन में, है ना, सिल्क। तो उस रेशम उत्पादन की शुरुआत किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। रॉकेट साइंस का खोजकर्ता इसको माना जाता है भारत में। और मैसूर में रेशम उत्पादन की शुरुआत किसने की थी? इसी ने। और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, इसने 1797 में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, फ्रांसीसियों के साथ मिलकर। फ्रांसीसियों की हेल्प से जैकोबिन क्लब की स्थापना कहाँ की थी? श्रीरंगपत्तनम में। राजधानी बनाया था इसने इसको, श्रीरंगपत्तनम इसकी राजधानी थी। उसमें इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी फ्रांसीसियों की मदद से। और खुद को उसका नागरिक, उसका सदस्य बनाया था किसका? जैकोबिन क्लब का। और अपने आप को क्या कहता था? नागरिक टीपू। सुल्तान टीपू खुद कहता नहीं था, नागरिक टीपू कहना पसंद करता था। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना की 1797 में। कहाँ पर? श्रीरंगपत्तनम में। और खुद को उसका सबसे पहला मेंबर बनाया। और क्या कहता था अपने आप को? नागरिक टीपू। स्वतंत्रता का पेड़ भी लगवाया था इसने श्रीरंगपत्तनम में, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान ने। ठीक है, तो अपने आप को क्या कहना पसंद करता था? नागरिक टीपू। अंग्रेज कुछ जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं, उन्होंने किया है कि टीपू सुल्तान को अपनी पुस्तकों में जो लिख कर गए इतिहास, उसमें इसको बहुत ही कट्टर राजा बताया कि ये बहुत ही कट्टर मुस्लिम राजा था। लेकिन ऐसा वास्तव में था नहीं। इसने अपनी कई हिंदू मंदिरों को इसने मरम्मत कराई, और तो और शारदा देवी के मंदिर स्थापना के लिए दान भी दिया था इसने, धन दिया था बहुत सारा। तो अंग्रेज इतिहासकार तो कुछ छल कपटपूर्ण नीति से ऐसा लिख गए, लेकिन ऐसा था नहीं। तो अब क्या होता है कि अंग्रेजों के साथ अब इसका युद्ध हुआ। 2 युद्ध हो चुके हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब तृतीय होगा। क्यों? क्या हुआ था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो अंग्रेजों ने मंगलौर की संधि की अवहेलना करना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया कि हैदराबाद की निजाम और मराठों को उसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया और एक गुप्त नीति बनानी शुरू कर दी। 1788 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें एक सीक्रेट बात कही थी कि इसको ऐसे ऐसे युद्ध में हराना। ये पता चल गया टीपू सुल्तान को।
टीपू सुल्तान को गुस्सा आई। उसने 1789 में त्रावणकोर पर अटैक कर दिया। अब बस यहीं से त्रावणकोर के अटैक से ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के तक बीच में चलता है। 1790 से 1792 याद रखते चलिए तीनों का। पहला 1768 से 1769, दूसरा 1790 से 92 और दूसरा 80 से 84 और तीसरा 90 से 92। तीसरा जो युद्ध है वो 3 चरणों में होता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहले चरण में जनरल मीडो रहता है अंग्रेज सेनापति। कौन? जनरल मीडो। दूसरे में कार्नवालिस खुद आ जाता है। ये क्योंकि ये कुछ खास कर नहीं पाता, उसमें जीत के असर लगती नहीं है। मीडो हालांकि योद्धा था लेकिन फिर भी कुछ खास सफलता उपलब्धि नहीं कर पाया। तो दूसरे चरण में कार्नवालिस खुद ने मोर्चा संभाला, ये भी कुछ नहीं कर पाया दूसरे चरण में भी। टीपू बहुत ही योग्य था। तीसरे चरण में क्या हुआ? कार्नवालिस के साथ मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल, हंटर सभी लोग आ गए। सारे अंग्रेज योद्धा जितने भी थे सारे मिल गए। अब तीसरे चरण में टीपू सुल्तान को हरा दिया। मतलब बिल्कुल क्लियर तो नहीं हुआ था, कुछ मौसम की गड़बड़ी की वजह से भी तो बिल्कुल हरा नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसको सरेंडर तो करना पड़ा टीपू सुल्तान को। उसने सरेंडर कर दिया तो अंग्रेजों के मन मुताबिक तीसरी संधि होती है जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। संधियों क्रम याद रखने, मद्रास की संधि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, दूसरे के बाद मंगलौर की, तीसरे के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये संधि बहुत अपमानजनक होती है टीपू के साथ। 2 संधियाँ तो उसके हित में थी, ये उसके विपक्ष में थी। क्या होता है इसमें? आधा राज्य, लगभग आधा राज्य टीपू सुल्तान को अपना लगभग आधा राज्य, मैसूर में जितना भी क्षेत्र शामिल था उसका लगभग आधा एरिया अंग्रेजों को, मराठों को और हैदराबाद के निजाम, इन तीनों को देना पड़ा। इन तीनों की मिली भगत थी। और क्या होता है कि युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ उस समय वो कितने ज़्यादा रकम थी, युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेजों को देनी पड़ी। और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के यहाँ बंधक बनाना पड़ा। बहुत अपमानजनक संधि थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। याद रखना, आधा राज्य अंग्रेजों को, हैदराबाद के निजाम को और मराठों को देना पड़ा टीपू सुल्तान को। 3 करोड़ रुपए युद्ध के हार जाने के रूप में देना पड़ा। साथ ही साथ अपने 2 बेटों को भी बंधक बनाना पड़ा अंग्रेजों के पास। इतनी अपमानजनक संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि टीपू सुल्तान सहन नहीं कर सका और दिन रात उसको सिर्फ अंग्रेजों को हराने की ही चिंता लगी रहती थी। और उसने अपने आप को तैयार भी किया। इसके लिए उसने फ्रांसीसी तर्ज पर तो अपनी सेना तैयार की और साथ ही साथ उसने नेपोलियन बोनापार्ट से तक पत्र व्यवहार किया। कैसे ही करके साम दाम दंड भेद किसी भी तरह उसने सब कुछ टक्कर कर किया, अंग्रेजों की टक्कर से सेना तैयार कर सके। युद्ध में बिल्कुल हराने की तैयारी की उसने। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज बहुत अच्छी तैयारी के साथ थे। इस समय अंग्रेज जो सेनापति था मुख्य, वो बेलेजली खुद आ गया था। आर्थर बेलेजली इसका पूरा नाम। उसके हेल्प के लिए हैरिस भी था, स्टुअर्ट भी था। सारे अंग्रेज जनरल थे, सेनापति बहुत ही योद्धा। और बहुत उनको मराठा का साथ था, अंग्रेजों को हैदराबाद के निजाम का भी साथ था। तो बहुत ज़्यादा वो लोग षड्यंत्र रचते थे। बहुत बहादुरी के साथ टीपू सुल्तान लड़ा। युद्ध मार्च 1799 शुरू हो गया था, मार्च के महीने से, और 4 मई तक चला था। तो सीधी सी बात को कहते हैं मार्च से मई तक। 1799 ही आएगा आपको पेपर में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। टीपू बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिरकार इतने षड्यंत्रों के बीच में वो नहीं टिक सका और भागकर उसने श्रीरंगपट्टनम के किले में शरण ले ली। उस श्रीरंगपट्टनम के किले के बाहर अंग्रेजों ने 15 दिनों तक डेरा डाला टीपू सुल्तान के लिए। और आखिरकार 4 मई को टीपू सुल्तान की मौत हुई। उन्होंने टीपू सुल्तान को मार दिया। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो गई और अंग्रेजों को मैसूर प्राप्त हो गया। ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी सफलता थी। बंगाल प्राप्त हो गया उनको, अब मैसूर पर भी उनका पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया अंग्रेजों का। टीपू सुल्तान का अगर आकलन करें तो बहुत अच्छा शासक साबित हुआ है।
मैंने उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में पहले ही बता दिया। रॉकेट तकनीक का वो खोजकर्ता माना जाता है। रेशम का उत्पादन शुरू करवाया उसने। फ्रांसीसी तर्ज पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। साथ ही साथ उसने बहुत कुछ किसान भी उसके राज्य में बहुत खुश रहा करते थे। जैसे उसने अंग्रेजों को युद्ध में टक्कर भी बहुत अच्छे तरीके से दी। उसने अपना शासन भी अच्छे से चलाया था। टीपू सुल्तान के समय उसके समय क्या, दूर चलने के लिए पालकी का प्रयोग होता था, तो उसने उस पालकी के प्रयोग को बंद करा दी, क्योंकि जो मजदूर थे अपने कंधों पे पालकी ले जाके चलते थे। उसने पालकी सिर्फ अलग किसके लिए रखी थी, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए और बीमारों के लिए। बाकी अगर तुम हट्टे कट्टे हो अष्टपुष्ट तो पालकी में नहीं आओगे, उसने बैन करवा दी। वरना बेचारे मजदूरों के कंधों पे ज्यादा के सेठ व्यापारी सभी लोग पालकी में जाया करते थे। उसने सिर्फ महिलाओं के लिए, बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए पालकी अलग रखी थी, बाकी सभी के लिए बंद रखी थी। आकलन करें तो बहुत अच्छा शासक साबित हुआ है टीपू सुल्तान।